Academy. I hope you all are well. और आज हम लोग मिलके करने वाले हैं NIOS लर्निंग सीरीज कोर्स 502 का चैप्टर 10 जो कि है हमारे जो सुविधा जनित बच्चे होते हैं वो उनके बारे में। मीन्स जो किसी भी तरीके से सुविधा से वंचित रह जाते हैं या जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है किसी भी तरीके से वो उनको नहीं मिल पाती। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फटाफट से जो है एक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने लास्ट 9 चैप्टर्स में क्या पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर्स में हमने लर्निंग पढ़ी, लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है, जिसमें हमने बंडूरा की थ्योरी पढ़ी, ब्रूनर की थ्योरी पढ़ी और ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है जिसमें 3 मेथड थॉर्नडाइक ने दिए थे। और इस तरीके से हमने 7 तरीके पढ़े जिनसे बच्चा सीखता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही चैप्टर में मीन्स की फर्स्ट ब्लॉक में हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के अप्रोचेस पढ़े, बहुत सारे मेथड्स पढ़े, बहुत सारे उपागम पढ़े, बहुत सारे तरीके पढ़े कि किन किन तरीकों से पढ़ाया जा सकता है बच्चों को। ठीक है, फिर हमारा आता है सेकंड ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट जो चैप्टर था सेकंड ब्लॉक का यानी कि चैप्टर 5, उसमें हमने पढ़ा क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में कि एक टीचर जो है क्लास को प्रभावी अधिगम देने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है, क्या क्या कर सकता है, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए कैसे कैसे डिफरेंट क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकता है, कैसे कैसे सीटिंग अरेंजमेंट कर सकता है और TLM के लिए कोना बना सकता है। ये सारी चीजें हमने 5th चैप्टर में पढ़ी। 6th चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो एक बच्चा है TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसका यूज करके एक टीचर अपनी टीचिंग को बिल्कुल कैसे जहर बना सकता है, एकदम अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकता है बढ़िया से। और उसमें हमने बहुत सारे टाइप भी पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ टाइप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है TLM के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने पढ़ा था उसमें TLM कितने प्रकार के होते हैं, प्रक्षेपित सामग्री क्या होती है, अप्रक्षेपित सामग्री क्या होती है, अनुभवात्मक सामग्री क्या होती है। इसी तरीके से हमने दृश्य श्रव्य के आधार पर भी TLM को डिवाइड करा था। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जो TLM के लिए एज अ TLM हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी बुक है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, वो कितना अच्छा सोर्स हो सकती है TLM का, कैसे बच्चों को बुक से साथ जोड़ के रख सकते हैं, कैसे बच्चों को बुक से पढ़ा सकते हैं। इसके साथ हमने पढ़ा कि बुक के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम बुक के अलावा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, periodicals, मैगजीन्स, जो पहेलियां आती हैं, जो क्विज आती हैं और लोकल विजिट, लोकल मार्केट, लोकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे हम विजिट करवा सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। और जो हमारा 7th चैप्टर था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है DSSB PRT के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा मल्टी लेवल टीचिंग क्या होती है। ठीक है, मल्टी लेवल टीचिंग और मल्टी क्लास टीचिंग क्या होती है। एक ही क्लास में बहुत सारी क्लास को पढ़ाना और एक ही क्लास में बहुत सारे लेवल के बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, तो इनमें हमने डिफरेंस पढ़ा और हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको फेस कैसे कर सकते हैं, क्या सारी चीजें हैं जिनको ये सॉल्व करने के बाद हम इन सब चीजों से निपट सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। जो 8th चैप्टर था बहुत आसान था, हमारा लेसन प्लान के ऊपर था कि लेसन प्लान का क्या यूज है, यूनिट प्लान का क्या यूज है, जो यूनिट टेस्ट लेते हैं उसका क्या यूज है, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, डायरी लिखनी क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, यूनिट प्लान क्या होता है, कैसे हम इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, सारी चीजें। ठीक है, 9th चैप्टर से हमारा जो है ब्लॉक 3rd स्टार्ट हुआ है और 5th to 8th हमारा सेकंड ब्लॉक था। और कल हमने अपना 3rd ब्लॉक स्टार्ट करा था 9th चैप्टर के बारे में। ठीक है, सो वो अपने आपने ताजा पढ़ रखा है। 9th चैप्टर कल ही पढ़ाया आपने, तो आप मुझे बताओ जो 9th चैप्टर है वो किसके बारे में। ठीक है, मैं नहीं बता रही, आप रिकॉल करो, आप रिकॉल करके मुझे कमेंट करके बताओ कि 9th चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। जो भी चीजें आपको सारी याद आती है, जो भी 9th चैप्टर में आपने पढ़ा उसको एक समराइज वे में लिख दो, जितना भी आपको याद है, जितना भी आप अपने माइंड के लेवल से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 10th चैप्टर जो है सुविधा वंचित शिक्षार्थी हेतु अधिगम प्रक्रिया। कि देखो अब तो हमने बच्चों को पढ़ाना सीख लिया, हम सबको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं बढ़िया से, हमने अच्छे से पढ़ाना सीख लिया। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट उनको जो सुविधाएं दे रही है ना, फैसिलिटीज उनको जो दे रही है, वो किसी ना किसी तरीके से इनसे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, जो सुविधा जनित शिक्षार्थी होते हैं वो ये जो सारी चीजें मिल रही है उनको इनका यूज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इनसे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको इस चैप्टर में ये सीखना है। अब देखो अभी तक हम बहुत सारे मेथड सीख चुके हैं, बहुत सारा सीख चुके हैं कि बच्चों के लिए मैनेजमेंट कैसे करा जाए, कैसे उनको सिखाया जाए, बहुत सब हमने सीख लिया है। क्योंकि अप्रोक्स हमने इस बुक का आधा कर लिया है, मीन्स हम 10वें चैप्टर पे आ गए तो आधी बुक सीख चुके हैं। तो 50% इस बुक का करने के बाद तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुक एज अ टीचर
भाभी शिक्षक से क्या चाहती है, जो हम वुड बी फ्यूचर वाले टीचर हैं, वुड बी टीचर हैं हम, तो ये बुक हमसे क्या चाह रही है कि हम क्या करें। देखो इसमें हमने हर तरीके के बच्चों को पढ़ाना सीख रहे हैं। जो जो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, मल्टी लेवल वाली आ सकती है, मल्टी क्लास वाली आ सकती है, उसको हम दूर करने के उपाय भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें साथ में सीख रहे हैं कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए, क्या करा जाए, उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सुविधा वंचित बच्चों को बताना है। तो जब आप इस बुक में चैप्टर पढ़ोगे तो सुविधा जनित बच्चों को ना दो कैटेगरीज में बांटा गया है कि सुविधा वंचित बच्चे होते कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि सुविधा जनित बच्चे होते कौन कौन से हैं। तो उन्होंने इसमें दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहले तो जो आते हैं SC ST OBC, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आरक्षित क्षेत्र के वर्ग के जो बच्चे हैं, वो जो OBC SC ST, उनको किसी तरीके से कुछ फैसिलिटीज वगैरह नहीं दी जाती या वो इसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो समाज के थोड़े तबके हुए, दबे हुए कह सकते हैं कि समाज ने उनको दबा रखा है, तो वो उस दबे हुए उसमें से बाहर आते हैं। तो उनको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सारी जो चीजें गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है या जो भी फैसिलिटीज मिनिमम उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, पहली तो प्रॉब्लम ये है। और दूसरी जो वर्ग में बांटे हुए हैं तो वो आते हैं महिलाएं, मीन्स की बालिकाएं। मीन्स एक कैटेगरी क्या है सुविधाजनित बच्चों की, देखो एक कैटेगरी में तो आपके आ जाएंगे एक कैटेगरी आपकी SC ST OBC की, ठीक है, जर्नल इसमें नहीं आते। और सेकंड है इसमें गर्ल्स की, कि गर्ल्स नहीं सीख पाती, ठीक है, या जो पिछड़ी जाति के बच्चे होते हैं वो, या फिर जो फिजिकल चैलेंज बच्चे होते हैं वो, या जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं वो, या जो बिल्कुल ही मतलब जो फर्स्ट लर्नर्स होते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी पढ़े हैं ना, सुविधाजनित बच्चों में हमने बहुत सारे पढ़े थे कि जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, महिलाएं हो गई, आदिवासी लोग हो गए जो बच्चों को पढ़ने ही नहीं भेजते, या फिर जो पहले लर्नर हैं, या जिनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मेंटली प्रॉब्लम है, या जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो वो क्या होते हैं, सुविधा से वंचित रह जाते हैं। हमने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा था। बट NIOS के अकॉर्डिंग इनने ना इनको दो कैटेगरी में बांट दिया कि ये जो सुविधाजनित बच्चे होते हैं ना, उनको दो कैटेगरी में बांट दिया। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, ये SC ST OBC की, ठीक है, और सेकंड कैटेगरी कौन सी है, ये जो सारे बच्चे हमने पढ़ा। तो बेसिकली हमने अब इसमें पढ़ना है कि ये जो किसी ना किसी तरीके से जो बच्चे रह जाते हैं, अब हम उनको भी कैसे पढ़ाएं। ठीक है, एज अ टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनको भी पढ़ाने के। सुविधाजनित बच्चे विद्यार्थियों के दो प्रकार हैं, सामाजिक रूप से सुविधाजनित बच्चे तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो सामाजिक रूप से सुविधाजनित कौन होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समूह यानी कि OBC। और उसमें किस विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो शारीरिक तथा अधिगम कठिनाइयों से ग्रसित है, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोला जाता है। जैसे कि बालिकाएं, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये जो था आपका, ये थोड़ा सा चैप्टर जब स्टार्ट किया गया था प्रस्तावना, ये उसमें था। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि इसमें ये जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ दे रखा है ना, ये क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी बाद में। बट अभी हम ये पढ़ते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है ये क्या है। देखो इसमें ना आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक टीचर है, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको फिर आपस में कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, तो सुनते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एक चैप्टर का नाम है भोजन। ठीक है, तो उसमें आपको भोजन के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। अब टीचर ने क्या करा, एक टीचर जो है मेल टीचर है, उसने क्या करा, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, NCERT की बुक में से बहुत अच्छे से पढ़ा कि उसको बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, टीचर मेहनत कर रहा है क्योंकि उसको बच्चों को पढ़ाना है। तो टीचर ने क्या करा, उसने उसको चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा, भोजन क्या है, भोजन के कंपाउंड्स क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या यूज हो रहा है, उसने बहुत अच्छे से पढ़ा। NCERT की पूरी बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद उसने गूगल पे जो चीज उसको डाउट्स होगी कि हाँ भाई बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे भी बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसने उसको क्वेश्चन बनाए अपने दिमाग में कि हाँ बच्चे पूछ सकते हैं। तो उसने आंसर भी लिखे, नेट से सर्च करा, गूगल से सर्च करा, उसके आंसर निकाले, और उसको जो भी प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे भी दिक्कत आ रही होगी, उसने फटाफट से उसके आंसर लिखे, और सोर्सेज से भी नोट्स बनाए, जितना वो एक्स्ट्रा उस चैप्टर से रिलेट कर सकता था, जितना भी चैप्टर से वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकता था, टीचर ने पढ़ा और अपने से नोट्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट डे अब उसको चैप्टर जो है अब उसको डिलीवर करना है। ठीक है, उसको क्लास में पढ़ाना है। तो जो बच्चा जब टीचर क्लास में जाता है तो फटाफट से उसने क्या करा, चैप्टर खुलवाया, फटाफट से बच्चों को चैप्टर खुलवाया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने लगा। ठीक है, व्याख्यान विधि का उसने यूज करा, बहुत अच्छे से उसने चैप्टर डिस्क्राइब करा कि बच्चों देखो ये होता है, ये है, ये सब। और जो उसने बच्चों ने क्वेश्चन, अगर उसने मोटिवेट किया होगा तो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे होंगे, टीचर ने आंसर करे और सारी चीजें डिस्कस करी। फिर टीचर ने बताया कि देखो मैंने नेट से ये भी निकाला है, इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, ये भी है। ठीक है, ऐसे करके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेकंड पेज पे सिचुएशन सेकंड दी हुई है, उसमें क्या करा, एक टीचर है,
क्लास में बच्चे लंच के बाद बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उसको भी सेम, टीचर को भी सेम फूड वाला लेसन पढ़ाना है, भोजन वाला लेसन पढ़ाना है। अब उस टीचर ने क्या करा, पूछा कि आपने आज लंच में क्या क्या खाया, ठीक है, बता दिया बच्चों ने। उन्होंने कहा लिस्ट बनाओ, क्या क्या खाते हो तुम, क्या क्या पसंद है तुम्हें। बच्चों ने लिस्ट बनाई। फिर टीचर ने पूछा कि आपके घर में खाना कौन बनाता है। बच्चों ने अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर करा होगा कि मेरे घर में मम्मी पापा चाचा जो भी बनाता है, ताई चाचा जो भी है, मैं भी हो सकता है सर्वेंट रखे हो। तो बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग आंसर करे। तो फिर टीचर पूछती है अच्छा खाना बनाने में क्या क्या यूज होता है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। फिर उन्होंने खाना बनाने में क्या क्या यूज होता है से लेके फिर हो गई अच्छा खाना कहाँ से आता है, फिर बच्चे जवाब देंगे। खाना को वहां पे जैसे बच्चों ने बोला खेतों से आता है, जहां से भी आता हो बच्चों के अकॉर्डिंग आंसर है, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो टीचर ने बोला अच्छा भाई ऐसी बात है, वहां से आता है खाना, तो बताओ कि वहां पे भी कौन आता है खाना, वहां पे खाना कैसे आ गया खेतों में। तो बच्चों ने बोला किसान उगाते हैं खाना। किसान कैसे उगाते हैं खाना, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो जो बीज आते हैं, उर्वरक होते हैं, खाद होती है, फसल होती है, क्या होता है। मतलब देख रहे हो आप इस सिचुएशन में क्या हुआ, टीचर ने कहाँ से शुरू करा, आपने आज क्या खाया, आपने आज क्या खाया से लेकर के टीचर पहुंच गए कि खाना कहाँ से बनता है। मतलब भोजन के बारे में तो बताना था हमें उसमें कि भोजन आता कहाँ से, भोजन का जन्म कैसे होता है, भोजन किस तरीके से हम तक पहुंचता है। तो टीचर बच्चों ने खाना क्या खाया से लेकर के कहाँ तक पहुंच गई कि भोजन का जन्म कैसे होता है, भोजन बनना कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, उसकी सारी हिस्ट्री। ठीक है, तो फिर अब क्या हुआ, इन दोनों सिचुएशन में कंपैरिजन की हुई है। अगर आप देखो फर्स्ट सिचुएशन में टीचर ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, टीचर ने बहुत मेहनत करी है, नोट्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करी है, सब कुछ करा जो भी एक रिलायबल है एक चैप्टर से रिलेटेड के लिए, ठीक है। लेकिन सेकंड में बच्चे ने, टीचर ने कुछ भी ऐसी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन सेकंड वे क्या है, ज्यादा इफेक्टिव होगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो थे पूरे टाइम पे सक्रिय थे, ठीक है। बच्चे उनको मतलब जो टीचर है पूरे टाइम पे उनका रिस्पॉन्स ले रही थी, अच्छा बताओ क्या हुआ, ये क्या हुआ, बच्चे उस टाइम पे सक्रिय अधिगम करते थे, ठीक है। जबकि पहले वाले टीचर में ना बच्चे इतने ज्यादा इफेक्टिव से नहीं पढ़ पा रहे थे, उनको बस सुनना 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 था, उसको नहीं पता कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है टीचर को। बट सेकंड वाले में सिचुएशन नहीं थी, सेकंड वाली सिचुएशन में टीचर खुद एक पॉइंट से लेकर के बिल्कुल डीप में पहुंच गई। तो अब क्या होगा कि जो हिस्ट्री है ना बच्चे खुद जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे टीचर बच्चों को टास्क देती है या दे सकती है कि अगर अब हिस्ट्री कैसे हुई आप लोग उसको सर्च करके लाओ, या कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, या हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि कैसे हिस्ट्री हुई होगी, सब कुछ। तो सेकंड वाली सिचुएशन यहाँ पे इफेक्ट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का यूज किया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का यूज किया हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का मतलब क्या है कि उस वाली टीचर ने, सेकंड टीचर ने अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए बच्चों की सोसाइटी से उसको जोड़ दिया। जो भी टीचर बच्चों को कन्वे करना चाह रही थी, जो भी मैसेज वो बच्चों को पढ़ाना चाह रही थी, उसने क्या करा, उसको सोसाइटी से जोड़ दिया, ठीक है। तो यही है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, कि जब हम पढ़ाने में या किसी भी टॉपिक में पढ़ाने हेतु बच्चों की डेली लाइफ से चीजों को रिलेट कर देते हैं, ठीक है, बच्चों को डेली लाइफ से जोड़ देते हैं, तो वो जो है हमारी लर्निंग जो है ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, बच्चे अपने आप को से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे टीचर थोड़ी ना आंसर कर रही थी, यहाँ पे बच्चों को लग रहा होगा हम ही तो आंसर दे रहे हैं, हम ही तो टीचर को बता रहे हैं, अरे हमें तो कितना कुछ पता है, किसान खाना बनाता है, खेत में खाना होता है, भाई हम तो कितने इंटेलिजेंट है। बच्चों को खुद से ये फीलिंग आ रही होगी, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी में जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये बच्चे चीजें नोटिस करते हैं, बच्चे ये सारी चीजें देखते हैं। इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपको एक छोटे से वर्ड समझ आ जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या होता है। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है। किसी भी तरीके से बच्चों को समाज से जोड़ करके रखना, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है, उससे जोड़ना और उसको अपनी स्टडी में यूज करना, यही है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, बट इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि हर एक टॉपिक में, हर एक चीज में हम लोग इन वाले अनुभवों का यूज करें, बच्चों का इनका प्रयोग करें, क्योंकि मैथ्स में नहीं, हर चीज में हम जोड़ सकते हैं, बट अभी हम सीखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम तो सीखना ही है, क्योंकि आगे जाके हमने बच्चों को सिखाना है, तो हमें तो सीखना है, तो हम कैसे सीख सकते हैं उसको। तो देखो क्या है, बच्चे का ज्ञान। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि हमें इस वाली फिलॉसफी का अगर यूज करना है, इस वाली अप्रोच का, तो सबसे पहले बच्चे का ज्ञान को क्लास में लाओ,
मतलब बच्चे के ज्ञान से अपने टॉपिक को जोड़ो। अब जैसे उसमें टीचर ने फर्स्ट सिचुएशन में सीधे आके पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको नहीं पता बच्चे को कितना पता है कितना नहीं पता, बट वहीं सेकंड में टीचर ने बच्चों से पूछना शुरू करा, तो टीचर को खुद से ये नॉलेज हुई ना कि हाँ भाई मेरे बच्चों को इतना आता है या इतने पता होने की जरूरत है, बच्चे इस लेवल पर है मुझे यहाँ पहुंचाना है, या बच्चों को इतना आता है तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हमें किस में फर्स्ट फोकस करना है, बच्चे के ज्ञान पे, कि बच्चे का ज्ञान का स्तर क्या है, बच्चे को कितना पता है। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं हम उसमें डालते थे ना पूर्व ज्ञान जांच प्रश्न, पूर्व ज्ञान जांच प्रश्न की प्रीवियस जो नॉलेज है बच्चे की चेक करने के लिए हम उनसे प्रश्न पूछते हैं कि कितनी नॉलेज है कितनी नहीं। तो वही चीज हमें करनी है, हमें बच्चे का ज्ञान का प्रयोग करना है, क्योंकि हर एक बच्चा जो है, पहले ही स्टेटमेंट अब गलत हो चुकी है कि हर एक बच्चा कोरी स्लेट होता है, नहीं, कोई भी बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता। हर एक बच्चा अपने आप में ज्ञान का भंडार लिए होता है, बस वो ज्ञान का भंडार सीमित होता है जिसको हमको बड़ा करना है, ठीक है। तो हमें उस चीज का यूज करना है, बच्चे के ज्ञान का हमको यूज करना है, ठीक है, एज अ टीचर इस वाली फिलॉसफी के लिए या अप्रोच के लिए हमको उसका यूज करना है। सेकेंड है कक्षा स्थिति। कक्षा स्थिति कैसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मान लो आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 में से 5 बच्चे हर बार आंसर कर रहे हैं और वही बच्चे आंसर करे जा रहे हैं। मीन्स के क्या है, 5 बच्चे बिल्कुल एक्टिव है और 15 के 15 बच्चे बिल्कुल पैसिव है, उनको कोई मतलब नहीं क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप बच्चे के ज्ञान का यूज करोगे तो मेक श्योर कि अगर आप 20 बच्चे से पूछ रहे हो तो 18 बच्चे तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें। मीन्स कि सारे ही बच्चे करें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट 1-2 एक्सेप्शनल केस हर क्लास में होते हैं। बट फिर भी उन सब चीजों को, उन सब सिचुएशंस को नजरअंदाज करते हुए हमें कक्षा स्थिति का ध्यान रखना है कि हर एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। और बच्चों को बोलो, जो बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, कि आप किसी और को नॉमिनेट करो। मीन्स मान लो एक बच्चा है वो बार बार आंसर कर रहा है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज का आंसर करने के लिए, हाँ मैडम मुझे आता है, हाँ मैडम मुझे आता है, मैं भी उनमें से ही एक थी, ठीक है। तो टीचर ने क्या सिखाया, आप एक्टिव हो तो ये जो मेरी एनर्जी थी ना कि मैम मैं, तो मैम ने इसको कन्वर्ट कर दिया कि जो तुम्हारी एनर्जी है ना बड़ी एक्टिव रहती हो फर्स्ट से, हाँ मैं, इसको किसी और को नॉमिनेट करने में यूज करो। देखो एनर्जी का तो अभी भी मेरा भी यूज हो रहा है, मैं बोल रही हूँ मैडम मैं बताऊं, बट मैम ने कहा अब तुम बोलोगी कि कौन नॉमिनेट होगा। तो एक देखो मेरे ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आप भी ऐसे यूज कर सकते हो क्लास में, बहुत अच्छी चीज है, जो इसका मतलब ही है, जो हमें करना है। कक्षा स्थिति का मतलब क्या है, तो अब पूरी क्लास मेरे को देखेगी, मतलब मेरे को नॉमिनेट करना है बच्चे को कि मैं चाहती हूँ कि ये आंसर करे, मान लो किसी का भी नाम लेके ये लड़का या ये लड़की आंसर करे, तो अब मैं पूरी क्लास मुझे देख रही है, ठीक है। तो मेरे लिए आंसर करने से भी बड़ी बात है कि मतलब पूरी क्लास मुझे देख रही है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे नॉमिनेट करना है किसी को जो वो आंसर करे, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि इस एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं किसी और को करने के लिए। तो आपको भी ये चीज करनी चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय हैं, क्लास में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते, एक्टिव पार्टिसिपेंट के थ्रू उनको थोड़ा प्रोवोक किया जा सकता है कि भाई आंसर कर लो, हम तो आपको भी पढ़ा रहे हैं, कर लो आंसर कर लो, बताओ, सारे बच्चे सीखो, सारे बच्चे पढ़ो, सारे हमारे लिए बराबर है, सिर्फ 5 बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमने 20 को पढ़ाना है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या अपना लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है हमारा स्थानीय वातावरण। स्थानीय वातावरण मीन्स कि मान लो अगर हमको कोई भी छोटा सा टॉपिक है, मान लो हमको फूल पत्तियां पढ़ाना है, फूल में क्या डिफरेंस होते हैं, बच्चों को क्लास के स्कूल के गार्डन में ले जाओ और देखो कितने तरीके के प्लांट्स हैं, कितने तरीके के पेड़ हैं, उनमें थोड़ी डिफरेंस करवाओ, पत्तियां कितनी हैं, पत्तियां किस किस तरीके की है, किसी की लंबी है, किसी की चौड़ी है, किसी की पतली है, किसी की मोटी है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसमें स्थानीय वातावरण का यूज कर रहे हैं। सो दैट वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में हम बच्चे के स्थानीय वातावरण का ज्यादा यूज करें। स्थानीय वातावरण का यूज करने से क्या होगा, क्योंकि उस एनवायरमेंट तो बच्चा रहता ही है, बच्चा उस चीज को ज्यादा से ज्यादा जानता है, क्योंकि पूरे दिन बच्चा किताब खोल के नहीं बैठा रहेगा, ठीक है, लेकिन अपने आसपास घूमेगा जरूर, अपने आसपास चीजें जरूर नोटिस करेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चा जरूर देखेगा। तो हमें क्या करना है कि स्थानीय वातावरण का यूज करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता बता दिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि हर बच्चे की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और बच्चों को चांस देना चाहिए कि बोलो। बच्चों को एज मच एज यू आर, आपसे जितना भी पॉसिबल होता है आप उतने चांसेस दो कि बोलो। बच्चे का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मॉनिटर खड़ा है तो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मॉनिटर के टाइम पर ही बच्चे की सहभागिता है, नहीं। जब आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो, जब आप कोई एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो बच्चे हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। मीन्स कि बच्चे आगे से आगे आकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जैसे कि मान लो हमने कोई एक्टिविटी करानी है, हमने 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, तो कोई भी बच्चे जो खड़े हो अपने ग्रुप बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि हम किसी भी तरीके से ग्रुप बनाएं। जो 4 टॉप पॉइंट हमने पढ़े थे
उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप बनाए, जरूरी नहीं है, बच्चे खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं और अपने अपने ग्रुप बना सकते हैं, है ना। तो हर जगह पे बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नॉट ओनली जब हम लेसन डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, हर एक एक्टिविटी जो क्लास में हो रही है, खड़े होने से लेकर बैठना, जाना, टीचर के पीछे डिसिप्लिन मेंटेन करना, शोर ना करना, हाइजीन का ध्यान रखना, क्लास की साफ सफाई का ध्यान रखना, हर एक चीज में हम बच्चे की सक्रिय सहभागिता ले सकते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक के बाहर भी दुनिया है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के बाहर भी हमने बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक तक नहीं, जो सिलेबस है इतना करा दिया, इसके आगे बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पाठ्य पुस्तक के बाहर जोड़ना चाहिए। तो देखो, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का मतलब ही यही है कि हम उनको बाहर से जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर से बनाएं, जब ज्यादा से ज्यादा बाहर से चीजें कनेक्ट करें। तो यही है कि पाठ्य पुस्तक के बाहर भी दुनिया है, जिससे हमारा टीचर का ही काम है कि वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा उन चीजों से जोड़े। तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर हमें आधारित नहीं रहना है, बहुत सारी हमने पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, उसका ही हमें यूज करना है। लाइब्रेरी जा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पीरियडिक्स का यूज कर सकते हैं, पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, कहानी लिखने पे जोर दे सकते हैं, बच्चे खुद की अपनी कहानी बनाए, और इतनी अच्छी अच्छी कहानी बनाते हैं ना बच्चे, हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है कि हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा बच्चा ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछने। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए करना चाहिए। मान लो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा, वो आंसर कर रहे हैं, हर एक चीज का आंसर कर रहे हैं, तो जो बाकी बच्चे जो चुपचाप बैठे हैं, जिनके पास हो सकता है कुछ बोलने के लिए ना हो, या वो बोलना नहीं चाहते हो, तो हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप प्रश्न पूछो। अगर आपका प्रश्न पूछेंगे इट मीन्स कि आपको डाउट है, डाउट है इसका मतलब कि आपने सुना है, और आपने सुना है तो इसका मतलब आप क्लास में एक्टिव हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न पूछने से क्या मतलब है कि बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो यानी कि उनको कहीं डाउट आएगा। डाउट तो तभी आएगा ना जब वो पढ़ रहे होंगे, जब वो सुन रहे होंगे, तभी उन्हें डाउट आएगा। तो हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछो, नॉट ओनली टू द टीचर, टीचर से नहीं, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं आप उसमें बच्चों को बोलो कि जैसे इस बच्चे ने जवाब दिया तो क्या आप इससे सहमत हो, तो बोलेगा हाँ सहमत हूँ, तो बताओ क्यों सहमत हो। फिर बच्चा बोलेगा यार जवाब देना पड़ेगा, सहमत है, तो बोल देगा नहीं 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 मैं सहमत नहीं हूँ, तो भी पूछ लो क्यों नहीं सहमत हो, बताओ क्यों डिसएग्री कर रहे हो, क्या रीजन है। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछो, सिर्फ टीचर से नहीं, जो पेयर आंसर कर रहा है उनका सबसे, ठीक है। लास्ट वन है अधिगम प्रक्रिया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जब हम बच्चे को क्लास में टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमें अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अधिगम प्रतिफलों पर। प्रतिफल मीन्स रिजल्ट। तो जब भी हम क्लास में बच्चों को पढ़ाएं, तो जो हमारी अधिगम प्रोसेस हो रहा है ना, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वो लर्निंग प्रोसेस कैसी हो रही है, कैसी जा रही है, सारी चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आगे जाकर के बच्चों को समझ आएगा या नहीं आएगा। अरे आप जब पढ़ा रहे हो तब आप अपना 100% दो, डेफिनेटली बच्चों को समझ में आएगा। और जब आप इतनी सारी चीजों का यूज कर रहे हो, बच्चों को क्वेश्चन पूछवा रहे हो, क्लास के बाहर उनको जोड़ रहे हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर जोर दे रहे हो, तो आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना। जब आप इतने एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हो, तो भाई किसकी मजाल है कि रिजल्ट अच्छा ना हो। इतनी ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो, इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। तो जब कभी भी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को इस चैप्टर में ज्यादा नंबर आ जाएं, बच्चे अच्छे से सीख लेंगे, इस पे जरूर होना चाहिए। बट ये नहीं है कि हम रिजल्ट पर फोकस करें कि पता नहीं बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, नहीं, रिजल्ट पे मत जाओ। हमारा काम है मेहनत करना, तो हम अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा छोड़ दो, कहते हैं ना कर्मों का फल मीठा होता है, पता नहीं मिलता तो है नहीं, खैर, बट फिर भी हमें क्या करना है, अधिगम प्रक्रिया पर जोर देना है, ना कि अधिगम प्रतिफलों पर, ठीक है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिगम प्रक्रिया पर हमें जोर देना है, ना कि अधिगम प्रतिफलों पर, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सुविधाजनक बच्चों की शिक्षा क्या होती है। तो सुविधाजनक बच्चों की शिक्षा में हमने बहुत सारे पढ़ने हैं, अभी हम बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, बट आज इस वीडियो में हम सिर्फ बालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे कि लड़कियों को क्या चीज है, लड़कियों को क्यों नहीं एजुकेशन मिल पा रही जैसे वो डिजर्व करती है, मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और फिर अगर प्रॉब्लम है तो उनको दूर करने के लिए एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ महिलाओं पर डिस्कस करने वाले हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे जो बच्चे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सॉरी, सुविधाजनक बच्चों की शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट दे रखा है कि बालिकाओं की शिक्षा। पहली बात थोड़ा सा बालिकाओं की शिक्षा को डिस्कस करते हैं। देखो आपको भी पता है हमारी इंडिया में जो साक्षरता दर है वो महिलाओं के पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं की बहुत कम है, ठीक है।
और कुछ कुछ रेयर स्थान ऐसे हैं जहाँ पे तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है या पढ़ने दिया ही नहीं जाता। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, हमारा सुविधाजनक बच्चों की शिक्षा में महिलाओं पर क्यों जोर दिया गया है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी तहत और जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसके भी तहत और जो राइट टू एजुकेशन है उसके भी तहत। अब हमें मेक श्योर क्या करना है, जो दो चीजें हमने करनी है, ठीक है, एज अ टीचर, एज अ हमारी कम्युनिटी के हम अच्छे जागरूक नागरिक हैं, तो उसके अनुसार हमें क्या करना है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे नहीं, 6 से 14 वर्ष तक के सभी लड़कियां स्कूलों में जाएं। ये हमको मेक श्योर करना है कि 6 से 14 साल तक के बीच में किसी लड़की की उम्र है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर पे ना बैठे, वो हमको मेक श्योर करना है कि उसका नाम जो है स्कूल में लिखा दिया जाए, उसका दाखिला हो जाए। सेकेंड चीज हमें क्या मेक श्योर करनी है कि अगर बच्ची का स्कूल में दाखिला हो जाता है, बच्ची का स्कूल में नाम लिख दिया जाता है, तो वो बीच में ड्रॉप आउट ना करे, बीच में स्कूल छोड़ के ना जाए। अब उसके रीजन किस भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य की वजह से, या मम्मी पापा ने प्रवास ले लिया, दूर चले जा रहे हैं उसकी वजह से, या उसकी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं क्योंकि उसको घर में बच्चे संभालने हैं, मतलब छोटे भाई बहन संभालने हैं इस वजह से, या वो खुद से नहीं पढ़ना चाहती ये वजह से। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमने मेक श्योर करना है कि उनका नाम ना कटे। अगर 6 से 14 साल तक के बीच में किसी बच्चे का नाम स्कूल में है, किसी लड़की का, तो हमको ये मेक श्योर करना है कि वो 14 साल तक की अपनी एजुकेशन लेकर के ही स्कूल से निकले, बीच में स्कूल ना छोड़े, क्योंकि गर्ल्स की ना ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स की ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, जिसको हमें कम करना है, ठीक है, हमारा काम है। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि तो थोड़ी सी बात थी महिलाओं की शिक्षा के बारे में, जो एज ए टीचर हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि लड़कियां जो है ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आए, ज्यादा से ज्यादा पढ़े। पहली बात तो यह है कि बालिका की शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी फेमस क्वेट है कि जब हम एक लड़के को पढ़ाते हैं, ये मैंने पहले भी यूज करी हुई है, कि अगर हम एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हम सिर्फ एक लड़के को ही पढ़ाते हैं, बट अगर हम एक बालिका को शिक्षित करते हैं, एक बालिका को, एक लड़की को पढ़ाते हैं, तो हम पूरे परिवार को पढ़ाते हैं। क्योंकि एक लड़की की आगे शादी के बाद एक पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक लड़की पर डाल देते हैं, भाई तू घर संभाल, तेरी जिम्मेदारी तू कर, और जो भी कुछ भी चीजें ठीक से नहीं हो पाती तो सारा ब्लेम भी उसी पर जाता है। बट जब वो अच्छी चीजें करती है, कुछ अच्छी बात करती है, तब लड़कियों को नहीं बोला जाता कि हाँ भाई तुम्हारी तरह से हुआ है। बहुत सारे लोगों की, बहुत हमारी सोसाइटी की जो सारी सोच है वो बदल रही है, बट धीरे धीरे बदल रही है, इस पे अभी हमें और काम करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो हमें हमको ये भी पता है, पहली बात तो ना महिला सशक्तिकरण के पीछे ना बहुत ज्यादा डाउट है लोगों को। महिला सशक्तिकरण क्या लगता है सबको कि महिला को पुरुषों से आगे रखना, नहीं, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता। हमें महिला सशक्तिकरण का मतलब है जो महिला की स्थिति है उसका शक्तिकरण करना है, उसको स्थिर करना है, स्थिरीकरण करना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि पुरुष और महिला बराबर हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि महिला पुरुष से ऊपर है या पुरुष महिला से नीचे है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत परिभाषा है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, बट हमारा जो समाज है वो पुरुष दर्ज समाज, मतलब पुरुषों वाला समाज है, पुरुषों को ज्यादा उस पर रोल दिया जाता है। तो हमने जो महिलाओं की स्थिति है वो पुरुषों के कंपैरिजन में थोड़ी नीचे आकी जाती है, तो इस नीचे आके जाने के लिए हमको इसको बराबर लेकर के आना है, यही है महिला सशक्तिकरण। जो महिलाएं लड़कों से, पुरुषों से किसी भी तरीके से दबी हुई हैं, किसी भी अधिकार में, किसी भी हक में नीचे हैं, तो हमको उसको बराबर लाना है, यही है महिला सशक्तिकरण। सो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी सोसाइटी में इस महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं हर एक चीज में हर एक लड़की को कहीं ना कहीं जरूर फेस करनी पड़ती है। अब ये चाहे कुछ भी हो सकता है, आप, मैं, लड़का लड़की है, हमारे घर में भाई बहन है, लड़कियों को फोर्स करा जाता है घर के काम करो, घर के काम सीखो, खाना बनाओ, तुम्हें आगे जाके यही करना है, तुम्हें दूसरे के घर में जाके खाना बनाना है, बट पढ़ाई के लिए उतना प्रवोक नहीं किया जाएगा जितना हमारे भाई को। भाई तू पढ़ ले, तेरे को तो आगे जाके कमाना है, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को लड़की शादी नहीं करेंगी। हम लड़कियों को ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि तुम पढ़ लो, तुम्हारी शादी करनी है, आगे जाकर के अच्छे घर में शादी हो जाएगी, शादी अच्छी अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी तो किसी के सहारे नहीं रहोगी। हमें बोला जाता है घर के काम सीख लो, घर के काम कर लो, क्योंकि आगे जाके तुमको यही करना है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की सोच है। सो ये महिला सशक्तिकरण की हमें जरूरत है। आज के टाइम पे आपने भी फेस ही करा होगा कि घर में लड़कियां होती हैं तो लड़की लड़के को पानी ला के देगी, बट भाई कभी भी बहन को पानी नहीं ला के दे सकता। भाई को सारी चीजें हाथ में चाहिए, बट बहन को कोई मतलब नहीं है देना दे, उसको तो खुद करना ही है। लड़कियों को बोला जाएगा कि तुम घर के काम जरूर सीखो, बट लड़कों को कभी नहीं बोला जाएगा कि तुम घर के काम सीखो।
फॉर अब किसी के लिए ना सही तुम किसी को करके मत दो, बट अपने लिए तुम घर में कभी अकेले हो, कैसे अकेले भी आना चाहिए, बट नहीं करते। अब बहुत जगह, बहुत सारी जगह ये स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सेकेंड चीज, आपकी शादी हो गई है, आप वर्किंग हो, आपके हस्बैंड भी वर्किंग है, ठीक है, दोनों काम जा रहे हो, सेम टाइम पे जा रहे हो, सेम टाइम पे रात को आ रहे हो, बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जाकर के अपने हस्बैंड को पानी दो, हस्बैंड को चाय बना के दो, हस्बैंड को खाना बना के दो, पूरी फैमिली के लिए खाना बनाओ। बट आप एज अ वुमेन, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका हस्बैंड आपको पानी दे या आपको चाय बना के दे, ठीक है। जो एक्सेप्शनल केस है, देखो वो अब यहाँ पे भिड़ने मत आ जाना कमेंट करके कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड तो ये करते हैं, मेरे घर में ऐसे करते हैं, देखो है ये चीज भी है, नो डाउट, बट बहुत सारी जगह पर ऐसे हैं जो आज के टाइम पे भी फेस करना पड़ता है। और काफी सारी जगह आपके घर में भी चल ही रहा होगा कि वर्किंग है, बट आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप सारी चीजें करो बजाय आपकी हेल्प करने के, क्योंकि अगर हेल्प कर दोगे तो ये जोरू का गुलाम है समथिंग, सारी चीजें यूज करी जाती है समथिंग। बाकी लड़कों को स्टार्टिंग से ऐसा पाला जाता है कि घर के काम उनके लिए बने नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग। सो यही है हमारी महिला सशक्तिकरण। यहाँ पे हमें महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, लड़कों को लड़कियों के बराबर करना, ऊपर या नीचे कोई भी नहीं है, दोनों बराबर है, उनको बराबर करना, इसलिए हमें महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। कार्यस्थल में शिक्षा, एक सेम काम लड़का कर रहा है, एक सेम काम लड़की कर रही है, 8-8 घंटे दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन लड़कों को सैलरी ज्यादा दी जाएगी, लड़की को सैलरी कम दी जाएगी, क्योंकि भाई वो लड़की है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वर्क प्लेस में शिक्षा देने की जरूरत है कि भाई ये क्या है, जब तुम काम दोनों से बराबर से ले रहे हो, दोनों की एबिलिटी बराबर है, दोनों की क्वालिफिकेशन बराबर है, सब कुछ है, सेम काम के तो सेम पैसे होने चाहिए ना। बट काफी सारी जगह में ये भी नहीं होता, ठीक है। अब अभी क्या करते हैं कि मान लो कहीं पर जो लड़कियां हैं उनको काम करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, ठीक है, कहीं पे काम करना पड़ता है, तो अब हमें एज अ टीचर कुछ ऐसा करना है कि हम कार्यस्थल में ही ना शिक्षा दे दें उनको, कि कुछ लड़कियां हैं उनकी मजबूरी है कि उनको काम करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि मेरे को अपनी आगे की एजुकेशन के लिए मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे वहां से पैसे चाहिए और फिर उसके मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, बट मैं पढ़ती भी हूँ साथ में। तो सेम हमें इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना है कि जो लड़कियां जिनकी मजबूरी है काम करना, तो हम वहीं पर जाकर के थोड़े थोड़े टाइम के लिए उनको ट्यूशन दे दें या फिर वहीं पे स्टार्ट करें। तो इसका मतलब क्या है कि कार्यस्थल में शिक्षा दें हम उनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, ये तो है ही लैंगिक असमानता, जैसे कि लड़कियों को खेलने के लिए गुड्डे दिए, लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती हैं, लड़कों को खेलने के लिए टॉयज दिए जाते हैं, रोबोट दिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं। और अगर बोला भी जाता है लड़कियों से, तो लड़कियों से बोलेगी तू तो आगे जाके टीचर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, लेकिन लड़के के लिए पायलट बनेगा मेरा बेटा वकील बनेगा, लेकिन ये सारी चीजें लड़कियों के लिए यूज नहीं करी जाती। तो ये क्या है, ये लैंगिक असमानता है जिसको हम दूर कर सकते हैं, किससे, शिक्षा के थ्रू। इसलिए हमें शिक्षा देनी है बच्चों को, शिक्षा पढ़ाना है बच्चों को, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक दूर करने की जरूरत है। जो लैंगिक असमानता है, कार्यस्थल में उनको शिक्षा देनी है हम सब, ठीक है। तो जो बालिकाओं की शिक्षा होती है उनको शिक्षा जो है उन्हें सशक्त बनाती है, ठीक है, और वो अपने घर में भी काम कर सकती है आराम से, अगर उनको ज्यादा एजुकेशन मिली होगी। तो ये अच्छी बात है कि जो एक लड़की है ना, वो घर और परिवार ज्यादा अच्छे से संभाल पाएगी अगर वो एजुकेटेड है। सिर्फ काम करने के लिए ही जरूरी नहीं है शिक्षा, कि आगे जाके उसको काम करना है, उसकी चॉइस है, वो काम करना चाहे तो करे, अगर नहीं करना चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एजुकेशन के थ्रू वो अच्छे से संभाल सकती है। फिर आता है नेक्स्ट पारिवारिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा। तो पारिवारिक शिक्षा स्वास्थ्य में क्या है, देखो, जिस प्रकार एक शिक्षित माँ परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर तरीके से करती है, उसी प्रकार में परिवार में बच्चों की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान देती है। अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी ना, तो वो ऑब्वियसली चाहेगी कि उसके बच्चे और पढ़ें, पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, क्योंकि हर एक मजदूर की माँ, मजदूर होते हैं ना, मजदूर की बेटी, मजदूर के जो बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना चाहते हैं, चाहे वो खुद मजदूरी पूरे दिन कर रहे हो। एक छोटे से छोटा काम करने वाला बंदा भी ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्यों, यही रीजन है, क्योंकि अगर वो खुद पढ़ी लिखी है या उसको नहीं पता एजुकेशन की वैल्यू क्या है, तो वो कुछ नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन की वैल्यू पता है, तो उसी प्रकार में परिवार में बच्चों की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान देती है। यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं भी घर की स्वच्छता को बनाए रखने में परिवर्तन ला सकती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है हमारा प्रजनन दर। ये तो आपको पता है कि कितनी सारी महिलाएं होती है, मतलब जिनको थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती है प्रजनन दर एंड इन सब की, तो क्या होता है कि कितनी सारी महिलाओं की डेथ हो जाती है, जब वो बेबी को जन्म दे रही होती है, तो उसी टाइम पे कितनी सारी लड़कियों की डेथ हो जाती है। उनको नहीं पता किस टाइम पे प्रोटेक्शन लेने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस इनको यूज करने चाहिए, उनको नहीं पता।
बट अगर उनको ये चीज एजुकेशन उनको दी होगी तो उनको पता होगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ जो लड़की हैं पढ़ी लिखी हैं, 2 बच्चे, ठीक है, मेरे को 2 बच्चे ही चाहिए, 2 बच्चे बहुत है वो, बट जो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं पता, वो 5-5, 6-6, 7-7 उनके होते रहते हैं, जो उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रजनन दर में ये होता है। फिर पहुंच तथा नामांकन, उसके लिए हमें क्या करना है कि जहां जहां एक महिलाएं हैं, जहां जहां तक महिलाएं हैं, हमें वहां वहां तक स्कूलों की पहुंच बनानी है। चाहे वो पहाड़ी स्कूल में हो, चाहे वो रेगिस्तानी जगह हो, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो पर्वत हो, मतलब दूर दूर तक जहां जहां तक महिलाएं हैं वहां वहां तक हमको स्कूल लेकर के जाना है, वहां पे स्कूल की पहुंच करनी है। स्कूल की पहुंच नहीं, बेसिकली शिक्षा की पहुंच करनी है। और उनका क्या कराना है, नामांकन, उनको करना है एंगेज, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी लड़की है, ताकि हमारी प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है, आपको पता है, जिसमें 18 से 35 साल की लड़कियों को पढ़ाया जाता है। तो हमें क्या करना है, वहां तक अपनी शिक्षा का विस्तार करना है, पहुंच और नामांकन करना है शिक्षा के थ्रू, क्योंकि ये सारी चीजें ना जो चेंज आ सकता है इसका सिर्फ एक ही है, शिक्षा के थ्रू, ये सब शिक्षा के थ्रू हो सकता है। सेकेंड चीज एक होता है प्रतिकूल विद्यालय व्यवहार। देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर इसमें पढ़ेंगे कि हमें करना क्या है। प्रतिकूल विद्यालय व्यवहार क्या होता है, प्रतिकूल विद्यालय व्यवहार क्या होता है कि मान लो एक स्कूल में लड़कों के लिए टॉयलेट है, बट लड़कियों को भी ना सेम यूज करने हैं टॉयलेट, मतलब लड़का लड़की के टॉयलेट अलग अलग नहीं है, जो कि गलत बात है, होनी चाहिए लड़कों के टॉयलेट अलग, लड़कियों के टॉयलेट अलग, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग नीड्स होती है, ठीक है। तो बट कहीं कहीं ऐसा नहीं होता। और पीने का पानी कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, जो बेसिक नीड है पीने का पानी, ठीक है, जो छोटी छोटी फैसिलिटीज है, पीने का पानी नहीं होता। तो इस वजह से ये क्या है, प्रतिकूल विद्यालय व्यवहार है कि जो लड़कियां हैं स्कूल को जाने की तरफ अनाकर्षण मतलब अनअट्रैक्टिव होती है, डिसअट्रैक्ट होती है कि वो नहीं जाना, उनको स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगता, उन्हें वहां पे जाके प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली ये तो ह्यूमन नेचर है, जिसके साथ हमें अच्छा लगेगा हम उसके साथ और जाना चाहेंगे और बातें करेंगे, वहीं पे जाना पसंद करेंगे जहां हमें अच्छा लगेगा। बट जहां हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो हम पागल थोड़ी हैं, वहां क्यों जाए। तो ये क्या है, तो सबसे पहले तो हमें प्रतिकूल विद्यालय व्यवहार बंद करना चाहिए, ऐसा सारी चीजें जिससे भी लड़कियों को प्रॉब्लम हो सकती है उसको खत्म करना चाहिए, अलग अलग टॉयलेट बनानी चाहिए, और जो लड़कियों की पर्सनल नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमको सामान प्रोवाइड कराना चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज स्कूल में होनी चाहिए, ठीक है, इमरजेंसी एज इमरजेंसी किसी भी चीज के लिए। सेकेंड चीज, जो हम पानी वगैरह पीने का पानी है होनी चाहिए, जो मतलब बेसिक फैसिलिटीज स्कूल्स में होनी चाहिए जो लड़कियों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज थी जो हमारे हाथ में, ये शिक्षा के थ्रू हम कर सकते हैं, लड़कियों को शिक्षा दे करके हम ये सारी चीज कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा क्या है, नेशनल सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत ना 2 प्रोजेक्ट चलाए गए थे, ये है नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन, नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, नेशनल प्लान फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, ये चलाया गया था NPEGEL, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ, बुक में ये भी नहीं पता है कब स्टार्ट हुआ था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी नेट से सर्च कर लेना, इसके बारे में पढ़ना कि ये क्या है। बट इसका काम यही था, इसका काम मैं बता देती हूँ क्या है, कि जो लड़कियों के लिए स्कूल में बेसिक चीजें प्रोवाइड करानी है, जो अभी हमने मेंशन करी, तो वो सारी चीजें स्कूल में मस्ट है, वो सारी चीजें स्कूल में होनी चाहिए, ठीक है, वो करना है। सेकेंड चीज, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। थर्ड चीज, लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करनी है, ठीक है, स्कॉलरशिप देनी स्टार्ट करनी है, मोटिवेट करना है, नए नए प्लान चलाने हैं। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा के लिए चलाए गए थे, ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही है और एलिमेंट्री एजुकेशन पर है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सेकेंड चलाया गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो ये पहले गुजरात की साइड था, बाद में इसका विस्तार कर दिया गया था। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या है, ये हॉस्टल है, ठीक है, ये हॉस्टल है, और ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बालिका विद्यालय, तो ये हॉस्टल जो है ओनली फॉर गर्ल्स, इसमें लड़के नहीं आ सकते, इसमें लड़कियों को एडमिशन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये लड़कियों के लिए है, बेसिकली जो रूरल एरियाज की लड़कियां हैं ना, रूरल बिल्कुल पिछड़े जाति की, पिछड़े वर्ग की, जैसे एक लड़कियां हैं नॉर्मल जाती हैं स्कूल, आती हैं जाती हैं, उनको स्कूल की शिक्षा प्रोवाइड हो रही है, सब कुछ नो प्रॉब्लम। बट कुछ लड़कियां हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो नहीं जा पाती, किसी तरीके से प्रॉब्लम है, घर से स्कूल बहुत दूर पड़ता है, तो उन लड़कियों के लिए स्पेशली स्कूल स्टार्ट किए गए थे कि तुम आओ यहाँ पे रहो, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेंगी, हॉस्टल में खाना, हॉस्टल में क्या मतलब होता है, रहते हैं हॉस्टल में, खाना पीना रहना सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्टार्ट किए गए थे गर्ल्स के लिए, यहाँ पे हॉस्टल था, सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती थी, और सारा खर्चा गवर्नमेंट करती थी, ठीक है, आपको कुछ नहीं देना, आप बस स्कूल में जाओ, अपना नाम लिखवा लो, बुक्स किताब रहना खाना पीना सब कुछ, जितना भी खर्चा हो रहा है वो आपकी गवर्नमेंट करेगी। बस हाँ, ये गर्ल्स के लिए था और रूरल एरियाज के लिए ज्यादा था, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें थी ये गर्ल्स के लिए थी, जो भी गर्ल्स के बारे में हमने पढ़ा सारी गर्ल्स की शिक्षा के लिए किया गया था।
इससे जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ें, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे पढ़ें, सुविधा जनित जो बच्चे हैं बहुत सारे जो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, फिजिकल चैलेंज है, मेंटली चैलेंज है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो। और ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए इतना ही था, ठीक है। सो आई होप जो आपने इस वीडियो में पढ़ा हो वो आपको अच्छे से समझ आया हो।